नमस्कार। ऑनलाइन रिवीजन के पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों की सामान्य जानकारी जिस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, इसके अलावा सजीव में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है और जंतुओं और पादपों के अंदर जो संगठन स्तर है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो रिवीजन लेवल का रहेगा, थोड़ा फास्ट रहेगा, सामान्य कक्षा की तरह नहीं है जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले शरीर के बाह्य अंगों के बारे में। शरीर के बाह्य अंगों की बात करें, उनके अंगों की साफ सफाई रख रखाव की बात करें तो अपने जो 5 अंग है, त्वचा, आंख, कान, जीवा और नाक, इससे संबंधित अपन को सामान्य जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में अपन ने क्लास में डिटेल में बात की है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपन त्वचा के बारे में। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अब इसमें प्रश्न 2 तरह के हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर ग्रंथि का नाम पूछा जाता है तो लीवर का नाम आता है, और अगर अंग की बात कही जाती है तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन है, पूरे शरीर को ढकने का काम करती है। ये उपकला, एक प्रकार का उपकला उत्तक है। इसके साथ साथ इसमें संयोजी उत्तक भी भाग लेते हैं। स्किन जो होता है उसकी स्टडी को, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ साथ त्वचा को कहा जाता है हरफनमौला अंग। हरफनमौला अंग, हरफनमौला अंग। त्वचा का जो रंग होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का डार्क होता है, वो एक वर्णक की वजह से होता है। स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है मेलेनिन। त्वचा में उपस्थित वर्णक जो रंग के लिए, व्यक्ति के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसका नाम है मेलेनिन। तो त्वचा के बारे में हमें क्या याद रखना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। उपकला उत्तक एवं संयोजी उत्तक से मिलकर बनी है। दूसरा, त्वचा के अध्ययन को स्टडी ऑफ डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, और स्किन को कहा जाता है हरफनमौला अंग कहा जाता है। मेलेनिन वर्णक त्वचा के अंदर रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आईज पर। आईज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है शरीर का। नेत्र गोलक में बाहर से अंदर की ओर 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली परत को सक्लेरा कहा जाता है। सक्लेरा जो सबसे बाहर की परत होती है। स्क्लेरा के बाद जो परत होती है कोरोइड। कोरोइड के बाद सबसे अंदर की परत को कहा जाता है रेटिना। सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको रेटिना कहते हैं। ये नेत्र गोलक में बाहर से अंदर की ओर परतों का क्रम है। थोड़ा सा ध्यान देना आप। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। रेटिना को हिंदी में कहा जाता है दृष्टि पटल, और दृष्टि पटल के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं इंपॉर्टेंट हैं, शलाका एवं शंकु। इंग्लिश में शलाका को कहा जाता है रोड, और शंकु को कहा जाता है कॉन। आइसक्रीम का जो कोन होता है, कॉन सेल। शलाका जो होती है वो अंधेरे में, रात के समय दृष्टि बनाने का काम करती है, जबकि शंकु जो होती है वो अधिक प्रकाश में दृष्टि का, और इसके साथ साथ रंगों की पहचान में, विभेदन में भी काम आती है। दोनों सेल्स इंपॉर्टेंट है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। रेटिना वो भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। आइए अब बात करते हैं नेत्र का वो भाग जो दिखाई देता है। उस दिखाई देने वाले भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया के लिए याद क्या रखना है आपको, जो कॉर्निया पार्ट है नेत्र दान में यूज होने वाला पार्ट है। कॉर्निया, जिसको हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। कॉर्निया के बाद अपन बात करें, मांसपेशियों के 2 तंतु लटके रहते हैं बाहर की ओर। इन तंतुओं को
परितारिका कहा जाता है और इंग्लिश में परितारिका को कहते हैं आइरिस। परितारिका और आइरिस के बीच में जो गैप होता है, जो बीच में होल होता है, उस छिद्र को हम कहते हैं तारा, पुतली, प्यूपिल। अब पुतली एक प्रकार का छेद है जिसका आकार आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तेज प्रकाश के अंदर पुतली का आकार आइरिस छोटा कर देती है और अंधकार के अंदर पुतली का आकार आइरिस के द्वारा बड़ा कर दिया जाता है। तो आइरिस पर दो प्रश्न बन सकते हैं कि नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? परितारिका करती है। दूसरा कि नेत्र में जो रंग होता है, हम रंग देखते हैं, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की ब्लू कलर की आंखें हैं, किसी की ब्राउन कलर की जो आंखें हैं वो किस वजह से होती हैं? वो आइरिस की वजह से होती हैं। तो आइरिस पे दो प्रश्न बन सकते हैं, एक तो नेत्र के अंदर प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है और दूसरा रंग को कंट्रोल करता है। नेत्र का रंग किसकी वजह से होता है? परितारिका की वजह से होता है। फिर अपन बात करते हैं लेंस के बारे में। नेत्र में कौन से प्रकार का लेंस पाया जाता है? सबसे अच्छा प्रश्न है नेत्र के अंदर अगर बनता है कि नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल, अवतल, उभय उत्तल, उभय अवतल। चलिए, उभय उत्तल इंग्लिश में कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ से इस उत्तक में, इस लेंस के अंदर उभार होते हैं। और ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहां बनाता है? रेटिना में बनाता है। अब इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है, रियल एंड इनवर्ट बनता है। कहां बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है और इस तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में इस चित्र को सीधा पढ़ लिया जाता है। चलिए अब हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेत्र में बाहर से अंदर की ओर जो परतें हैं, सबसे बाहर की परत है स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। रेटिना के अंदर जहां प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई, शलाका और शंकु। शलाका जो कोशिका होती है रात में दृष्टि बनाने का काम करती है और शंकु कोशिका दिन में साथ में रंगों की पहचान भी करवाती है। फिर बात करते हैं नेत्र का बाहरी भाग जो दिखाई देता है, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया को इंग्लिश में स्वच्छमंडल कहते हैं। अब जो मांसपेशियों के तंतु हैं जो कॉर्निया के बैक साइड में होते हैं उन्हें आइरिस कहा जाता है और जो आइरिस होता है उसको हिंदी में परितारिका कहते हैं। परितारिका के दो काम मैंने आपको बताए, एक तो नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, कैसे? पुतली के आकार को कम ज्यादा करके। दूसरा, आंखों को, नेत्रों को रंग प्रदान करने का काम, किसी की आंखें नीली, किसी की भूरी, किसी की काली किस वजह से दिखाई देती हैं? परितारिका की वजह से दिखाई देती हैं। फिर बात करें अपन लेंस की। लेंस किस प्रकृति का होता है? उभय उत्तल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइकॉन्वेक्स। और बाइकॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लें कि कॉर्निया जो होती है सबसे बाहर की परत और जो लेंस होता है, इनके बीच में यहाँ एक तरल पदार्थ भरा होता है, पानी। वो लिक्विड जो होता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव, जो लेंस से पहले होता है और लेंस के बाद जो होता है उसको काचाभ यानी विट्रस, काचाभ द्रव कहते हैं। पूछा जा सकता है आगे की ओर, सबसे पहले की ओर जो होता है वो कौन सा होता है? जलीय। किसके बीच में होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। लेंस और रेटिना के बीच में, इस पूरे गोले के अंदर जो भरा गया है उसको अपन क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। नेत्र के बारे में ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की। अगला अंग है कान। सुनने के साथ साथ शरीर का बैलेंस बनाने का भी काम करता है। कान के तीन भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक। जो कान का बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? सबसे पहला कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना। जो बाहर की ओर जो कर्ण पल्लव दिखाई देते हैं वो ईयर पिन्ना आ गया। ईयर पिन्ना के अंदर की ओर जो कैविटी है, अंदर की ओर जो गुहा है, कर्ण गुहा, कर्ण गुहा 2 नंबर पार्ट आ गया। तीसरा, यहां जो पर्दा होता है कान में, जो पर्दा जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में कर्णपटल या इंग्लिश में कहें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों भाग किस में आते हैं? बाह्य कर्ण में आते हैं। बाहरी कर्ण में कौन से भाग आते हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा भाग आंतरिक कर्ण का है, कौन सा बाहरी कर्ण का है, नाम देके पूछ सकता है आपसे। तो कर्ण पल्लव, कर्णपटल
या जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और कर्ण गुहा, ये तीनों के तीनों कौन से भाग में आते हैं? बाहरी कर्ण में। अब अपन बात करते हैं मध्य कर्ण में। बीच का जो हिस्सा होता है मध्य कर्ण होता है, ये जो आप देख रहे हो मध्य कर्ण, इसमें 3 अस्थियां MIS के क्रम में होती है। MIS, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। और स्टेपिस के बारे में आपने सुना है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसको कहा जाता है? स्टेपिस को कहा जाता है। मैलियस हथौड़े के आकार की होती है, इनकस निहाई के आकार की होती है, और स्टेपिस घोड़े पर बैठने वाले या घोड़े पर बैठते समय रकाब का जो यूज किया जाता है बैलेंस बनाने के लिए, स्टिरअप जिसको अपन बोलते हैं, वो आकार की अस्थि कौन है? स्टेपिस। मैं नाम लिख देता हूं, ये हथौड़े के आकार की है, हथौड़े के आकार की। सेकंड है इनकस। इनकस का अर्थ हुआ निहाई, निहाई, और घोड़े के रकाब के आकार की ग्रंथि है स्टेपिज। शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम है स्टेपिज। अब अपन बात करते हैं कौन से? आंतरिक कर्ण के बारे में। आंतरिक कर्ण में आप 2 चीजें याद रखें। वैसे तो इसे लैब्रिंथ कहा जाता है आंतरिक कर्ण को, अंदर के कान को। आंतरिक कर्ण में 2 चीजें आप याद रखना, एक कॉकलिया, कॉकलिया, दूसरा है अर्ध वृत्ताकार सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कुंडलियां। और इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंट है कॉकलिया। तो कॉकलिया कौन से हिस्से का भाग है? आंतरिक का। ये थी कर्ण के बारे में जानकारी। कान सुनने के अलावा बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं। बाहरी कर्ण के अंदर जो भाग बताए मैंने आपको, कर्ण पल्लव, कर्ण पटल, कर्ण हुआ। बीच वाले कान में मध्य कर्ण में 3 अस्थियां हो गई, MIS मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस हथौड़े के आकार की, इनकस निहाई के आकार की, और स्टेपिस रकाब के आकार की होती है। आंतरिक जो कर्ण होता है उसमें कॉकलिया, अर्धावर्ताकार कुंडलिकाएं। आप कॉकलिया पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अंग की, टंग यानी जीभ। बोलने के साथ साथ स्वाद का ज्ञान करवाती है जीवा। अब जीभ के कौन से भाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? सबसे जो पीछे का भाग है वो बिटर यानी कड़वे भाग का टेस्ट करवाता है। कड़वा स्वाद किस जुबान के या जीवा के किस भाग द्वारा महसूस किया जाता है? सबसे पीछे के भाग के द्वारा। और आगे का जो भाग है वो स्वीट यानी मीठा स्वाद। सबसे पीछे की ओर कड़वा और बिल्कुल आगे की ओर मीठा। अब अपन बात करें किसके बारे में? ये जो साइड के भाग होते हैं जीभ के, जो पार्श्व के हिस्से हैं, ये वाले जो हिस्से हैं जिनको पार्श्व कहा जाता है, इनके द्वारा खट्टा सौर यानी खट्टा और नमकीन टेस्ट का ज्ञान होता है। जीभ के किनारे पार्श्व साइड कौन से स्वाद का ज्ञान करवाते हैं? नमकीन एवं खट्टा। खट्टा पीछे की तरफ होगा हल्का सा, और नमकीन का ज्ञान जो होगा हल्का आगे की तरफ होगा। पूरा आगे की तरफ जो मीठा स्वाद और पीछे की तरफ कड़वा भाग होता है। ये सारा का सारा स्वाद कलिकाओं की वजह से होता है। कौन सी स्वाद कलिकाएं किस भाग पर है, हमने डिटेल में बात ऑफलाइन क्लास में की थी। चलिए अब अपन बात करते हैं नोज के बारे में। घ्राण अंग है, सूंघने का काम करता है। अब इसमें नासा छिद्र के बाद नासा रोम पाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं सांस लेते समय। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। कोल्ड केस में इसमें स्वेलिंग हो जाती है, श्लेष्मा का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। बाकी कान में, इसमें नाक में विशेष याद रखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आंख है और कान है। ये थे हमारे बाहरी अंगों की जानकारी। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? शरीर के आंतरिक तंत्रों के बारे में। शरीर में कौन कौन से आंतरिक तंत्र है, डिटेल में हमने सब बातें की हैं। अब शॉर्ट के अंदर कौन से अंग में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र जो होता है उसमें क्या किया जाता है? भोजन के जो बड़े बड़े घटक होते हैं उसको छोटे छोटे
घटकों में तोड़ लिया जाता है ताकि शरीर उनको अवशोषित कर सके। तो किस घटक को किस में तोड़ा जाता है? भोजन के घटक जब आपको मैंने बताए थे तो उसमें आपको याद हो मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया था। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की मैंने आपको बताई थी, मोनो, डाई और पॉली। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसके बाद मैंने आपको वसा बताई थी जो शरीर में ताप नियमन के साथ साथ कुछ हिस्सा ऊर्जा का प्रदान करती है। फिर तीसरा हिस्सा मैंने आपको बताया था किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है वो शरीर की ग्रोथ में हेल्प करता है, शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा निर्माण में भाग लेते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है वो किस में टूटता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? ग्लूकोज में। वसा का पाचन किस रूप में होता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको घटक तो 6 करवाए थे लेकिन पाचन इन्हीं का होता है क्योंकि ये जटिल घटक होते हैं। बाकी जो होते हैं अवशोषण योग्य सरल घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज अवशोषित। वसा टूटेगी, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अवशोषित हो जाएंगे। प्रोटीन किस में टूट जाएगा? अमीनो अम्ल, इनका अवशोषण कर लिया जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं पाचन के अंदर जो पाचन का हिस्सा है या पाचन तंत्र का भाग है उसमें कौन कौन से घटक आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका, चौथा अमाशय, पांचवा शुद्रांत यानी छोटी आंत, वृहदांत यानी बड़ी आंत, लास्ट में मलाशय। वैसे मलाशय किसका भाग है? बड़ी आंत का ही है। और अंत में गुदा। ये क्रम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के अंदर मुख गुहा कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ होती है। सबसे पहले ग्रसनी आती है, फेरिंक्स इसको कहा जाता है, उसके बाद ग्रसिका आती है। पाचन तंत्र और श्वसन का कॉमन रास्ता कौन है? ग्रसनी होती है। जो गला है उस इस हिस्से में ग्रसनी के अंदर फूड भी जाता है और हवा विवास होती है। तो जो फूड होता है वो ग्रसिका में यानी इसोफेगस में चला जाता है, अमाशय स्टमक के अंदर और फिर उसके बाद छोटी आंत के अंदर। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। अमाशय के अंदर मेनली प्रोटीन पचता है और आहार नाल का सबसे, ये आहार नाल की जो बात कर रहे हैं, सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? अमाशय होता है। फिर अपन बात करें आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। अमाशय के अंदर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और क्षुद्र आंत्र के अंदर वसा का भी पाचन होता है और पूरे भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ये थी इनके पार्ट्स के बारे में सामान्य जानकारी। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। मुख गुहा के अंदर लार जो होती है, लार में लार एमाइलेज होता है। जितना भी अपन खाना खाते हैं उनमें जो संचित भोजन होता है, आपको मैंने बताया था पादप अपने भोजन को किस रूप में संचित कर लेते हैं? स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। जब अपन मुख में स्टार्च डालते हैं तो 30% स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? माल्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये काम कौन करता है? लार एमाइलेज। इसको टाइलिन भी कहा जाता है। इसके अलावा लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को साफ कर देता है। तो लार के अंदर इतना ध्यान रखिएगा क्या होता है? लार एमाइलेज होता है जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद करते हैं अपन किसकी बात? लीवर की बात करते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सहायक ग्रंथि है जो पाचन में क्या हेल्प करती है? लीवर जिसको अपन कहते हैं हिंदी में यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसके अलावा पाचन में क्या हेल्प करती है? पाचन में ये वसा के पाचन हेतु पित्तरस का निर्माण करती है। सिंपल सा प्रश्न, पित्तरस का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय? नहीं, नाम एक जैसा है। पित्ताशय पित्तरस का संग्रह करता है लेकिन पित्तरस का निर्माण कौन करता है? पित्तरस का निर्माण किया जाता है लीवर के द्वारा। और दूसरा, पित्तरस भोजन में किस घटक के पाचन में सहायक है या किस घटक के पाचन में हेल्प करता है? तो नाम है वसा।
वसा के पाचन में कौन हेल्प करता है? पित्ररस हेल्प करता है। इसके अलावा बात करें हम अग्नाशय की, अग्नाशय जो होती है ना वो शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, यानी ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। जब भोजन के पाचन की बात आती है तो उस अग्नाशय ग्रंथि से कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए खूब सारे एंजाइम बनते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा अग्नाशय यानी पैनक्रियास ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस अलग है, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है। दोनों पर चर्चा अपन करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। यह था पाचन तंत्र के बारे में। चलिए अब अपन बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन का अर्थ क्या होता है कि जितना भी अपन ने खाना खाया वो पचने के बाद शरीर में गया, कोशिकाओं में गया। कोशिकाओं में क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? उसको तोड़ देगा। कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन किसको तोड़ेगी? ग्लूकोज को तोड़ेगी, तो उससे ऊर्जा बनेगी। और ग्लूकोज के टूटने पर ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और हम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में वायवीय श्वसन होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ देते हैं और ऊर्जा बना लेते हैं। इस प्रकार के श्वसन को कहा जाता है अवायु श्वसन। अवायु श्वसन के अंदर ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता, या तो लैक्टिक एसिड बच जाता है या फिर अल्कोहल बच जाता है। यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट का नाम सुना होगा आपने, फंगस में अपन बात करेंगे, वो अवायु श्वसन करके क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। और हमारी मांसपेशियों में भी अवायु श्वसन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। अवायु श्वसन शरीर में कहाँ हो सकता है? मांसपेशियों में हो सकता है। चलिए अपन बात करते हैं श्वसन के बारे में। अब श्वसन का रास्ता आपसे अगर पूछे, श्वसन में वायु का रास्ता कौन सा है? श्वसन तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे अपन नासा छिद्र। नासा छिद्र से वायु जाएगी नासा गुहिका। लेकिन आपको ध्यान का रखना है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद अपन बात करेंगे श्वास नाल। श्वास नाल के बाद आप ध्यान रखिएगा श्वास नलिका या नलिकाएं। और उसके बाद अंत में क्या आएंगी? वायु कूपिकाएं, जिनको एल्वियोली भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक बार अंग्रेजी में और बता देता हूं। इसको फेरिंग्स कहते हैं और इसको कहते हैं ट्रैकिया, इसको कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल और छोटी पाइप होती है जो लास्ट में एल्वियोली यानी वायु कूपिका में जाकर खत्म हो जाती है। अब फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उसके अंदर जो वायु कूपिकाएं होती हैं वही फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो मुख्यतः कहाँ होता है? वायु कूपिकाओं के अंदर होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? श्वसन तंत्र की। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं निःश्वसन, सांस छोड़ते हैं उच्छ्वसन जिसको कहा जाता है। सांस अंदर लेते समय हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, पसलियों के बीच में जो पेशियां होती हैं वो संकुचित होती हैं। इसके साथ साथ डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर जाता है। तो पसलियों की जो मसल्स होती हैं जिनको अंतरपरशुक पेशियां या इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो, और डायफ्राम दोनों सहायक होते हैं। जब दोनों सिकुड़ते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं और अंदर की ओर वायु प्रवेश कर जाती है, वायु दाब कम हो जाता है गुहिका के अंदर। और जब ये दोनों लूज हो जाते हैं, कौन? पेशियां और डायफ्राम, तो श्वास बाहर निकाल दी जाती है। ये शॉर्ट में अपन ने बात की किसके बारे में? श्वसन की प्रक्रिया के बारे में। इसके अलावा कोशिका में जब श्वसन होता है, जब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? कोशिका के अंदर, तब ग्लूकोज को 4 प्रकरणों में तोड़ती है। ये प्रक्रम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा है एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। तीसरा है क्रेब्स चक्र। और चौथा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब यहां ध्यान देना, ये नाम बड़े टिपिकल लग रहे हैं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि श्वसन के 4 भाग हैं। अब क्या होते हैं क्या नहीं होते, अब इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने ये नाम है इनका क्रम याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होता है, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, फिर उसके बाद क्रेब्स चक्र होता है। ये जो तीनों चक्र लास्ट में जो मैंने लिखे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो तीनों है वो तीनों के तीनों कौन से अंग में होते हैं? तीनों चक्र
माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। याद रखिएगा, वायु शोषण हो अवायु शोषण हो दोनों में कॉमन होता है और इसका उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है। शॉर्ट में हमने बात की 4 प्रक्रमों की, 3 जो होते हैं वो सिर्फ वो तीनों कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है जिसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। छोटा सा प्रश्न पूछ सकता है कि क्रेब्स चक्र शरीर के कौन से तंत्र से रिलेटेड है, कौन से तंत्र से संबंध रखता है? श्वसन तंत्र से या श्वसन प्रक्रिया से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन शरीर के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं। जब भी नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, शरीर में नाइट्रोजन का कचरा बनता है। अब नाइट्रोजन के कचरे को शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए? लिवर क्या करता है? उस नाइट्रोजन के कचरे को यूरिया में बदल देता है। अब वो यूरिया वाला रक्त कहाँ जाता है? वृक्क में, किडनी, गुर्दा, दोनों किडनियों के पास जाएगा यूरिया वाला ब्लड। अब किडनी के अंदर जो छोटी छोटी मशीन काम करती हैं, उन मशीनों को कहा जाता है नेफ्रॉन। अब यहां ध्यान देने वाली चीज नेफ्रॉन है, यानी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित संरचना का नाम है नेफ्रॉन। से फिल्टर, यानी फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर कर देती है। यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करती है? ये वो फिल्टर है और इसमें भी कौन काम करता है? नेफ्रॉन काम करता है। अब नेफ्रॉन की संरचना हमने डिटेल क्लास में देखी थी, यहाँ अपन को कोई इंपॉर्टेंट सारी स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है। अब ऊपर के ऊपर बात करें, ये कौन सी ग्रंथि है? वृक्क से संबंधित ग्रंथि का नाम बताइए। हिंदी में तो अधिवृक्क कहा जाएगा, लेकिन वो हिंदी का नाम नहीं देगा, आपको इंग्लिश में पूछेगा। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको क्या दिखे? एड्रीनल दिखे, ऑप्शन को चूज कर लीजिए। एड्रीनल ग्रंथि कहां स्थित होती है? वृक्क के जस्ट ऊपर होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम परिसंचरण तंत्र के बारे में। जो परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है? बॉडी में कोई ना कोई चीज दौड़ रही है और दौड़ाने का काम कौन कर रहा है? हार्ट करता है। ये पंपिंग सिस्टम होता है, जो ब्लड को एक धक्का दिए जाता है और ब्लड जो होता है ब्लड की पाइपों के अंदर फटाफट दौड़ता रहता है। तो 3 चीजें हो गई, ब्लड की जो पाइप्स है जिनको रुधिर वाहिनियां कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है, जो पंपिंग मशीन है जिसको हार्ट कहते हैं, 4th अपनी आ गई ब्लड यानी रक्त। अब रक्त पर सबसे अच्छा प्रश्न क्या बनता है? रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त यानी ब्लड। रक्त यानी ब्लड। रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, वो भी कौन सी अवस्था में है? तरल। ये सबसे अच्छा सिंपल सा प्रश्न है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको घुमाया गया है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त के अगर अपन भाग देखें तो 2 भाग होते हैं। एक तो इसमें कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, बाकी बचा हुआ जो पानी होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और तीनों कोशिकाओं के नाम हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। अब अपन बात करें किसकी? प्लाज्मा की बात करें। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। और जल के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? प्रोटीन आता है। अब यहां इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज कौन सी है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो 3 से 4 प्रकार के मेन प्रोटीन होते हैं। उनमें से भी आप किसका ध्यान रखिए? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शरीर में चोट लगने पर थक्का बनाने में हेल्प करने वाला प्रोटीन है। यानी फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त में थक्का बनाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा प्लेटलेट्स हमने जो पढ़ा है वो क्या है? प्लेटलेट्स थक्का बनाने में हल्का सा योगदान जरूर करती है, ये प्लग बनाने का काम करती है। थक्का जो बनता है वो प्लाज्मा का गुण है, वो आरबीसी का, प्लेटलेट्स का या डब्ल्यूबीसी का गुण नहीं है। आरबीसी जो होती है उसमें एक वर्णक होता है लाल रंग का जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। स्त्रियों के अंदर इसकी मात्रा 12 से 14 ग्राम पर 100 ml यानी डीएल डेसीलीटर जिसको कहा जाता है, और पुरुषों के अंदर इसकी मात्रा होती है 14 से 16। चलिए अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, लेकिन अपन मेनली देखें तो 5 प्रकार की होती है, और पांचों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी कौन सी? आपको मैंने बताया था लिम्फोसाइट बी एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट के अंदर भी आप ध्यान दीजिएगा, बी लिम्फोसाइट के अंदर भी
प्लाज्मा बी। बी लिम्फोसाइट के अंदर भी किस पर ध्यान दीजिए, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी निर्माण का काम करती है। फिर अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, प्लेटलेट्स जहां भी आप बॉडी के अंदर छोटी छोटी माइक्रो इंजरीज होती हैं वहां पर ब्लड को वहां पर रोककर उस पाइप को बंद करने का काम करती हैं। ये रक्त को बॉडी से पाइप से बाहर जाने से रोकती हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं हार्ट के बारे में। हृदय जो आप देख रहे हो, हृदय के अंदर टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं या 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर की ओर जो होते हैं उनको कहा जाता है आलिंद, यानी ऊपर को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, और नीचे को जो चैम्बर होते हैं उनको निल्य कहा जाता है, एट्रियम, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये वाला है, इसको कहते हैं SA नोड। हार्ट का सबसे अच्छा प्रश्न है SA नोड। क्यों, क्योंकि हार्ट में अभी आपने देखा जो पंपिंग कर रहा था, वो पंपिंग जनरेट कहां से होती है, वो एनर्जी, वो इंपल्स कहां से जनरेट होता है, वो SA नोड से होता है। इसीलिए इसको हृदय का क्या कहते हैं, पेसमेकर। मैं बाकी नोड की बात नहीं करूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि SA नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, एक पंप यानी एक करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है, बीट करता है। हार्ट की इवोल्यूशन की बात करें, जब मछलियों में हार्ट बना था तब 2 चैम्बर का था, यानी 2 ही कोष्ठ होते हैं। फिर मेंढको यानी एम्फीबियन की बात करें तो 3 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 1 निल्य। ये रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स जो होते हैं जिनमें छिपकली आती है, सांप आते हैं और मगरमच्छ आते हैं, तो छिपकली और सांप इन रेप्टाइल्स की बात करें उनमें 3.5 यानी अपूर्ण चतुर्कोष्ठीय चैम्बर होते हैं, यानी 4 कोष्ठ पूरे नहीं होते। मगरमच्छ अपवाद है तो वो रेप्टाइल होने उसके अंदर 3.5 चैम्बर चाहिए थे, लेकिन मगरमच्छ में टोटल कंप्लीट कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों में भी 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निल्य, और मैमल्स के अंदर भी 2 आलिंद और 2 निल्य होते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेसमेकर। पेसमेकर किसे कहते हैं, जो इंपल्स यानी करंट जनरेट करता है हार्ट के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। हृदय को खुद को ब्लड सप्लाई करने वाली धमनी को क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। अब आपके सामने धमनी यानी जिसको अपन आर्टरीज बोलते हैं, और एक वेन यानी जिसको शिरा कहते हैं। धमनी और दूसरी क्या है, शिरा। अब धमनी जो होती है वो रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें शुद्ध रक्त है, और शिरा जो दिखाई दे रही है उसमें कौन सा है, अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब इसके अंदर O2 वाला ब्लड बहता है और इसके अंदर कौन सा है, CO2 वाला ब्लड बहता है। अब अपवाद ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें CO2 वाला ब्लड बहता है, यानी जो अपवाद है वो है फुफ्फुस धमनी, यानी फुफ्फुस धमनी नीली है, ऐसी धमनी जिसमें कौन सा ब्लड बहता हो, CO2 वाला। इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे किसकी, शिरा की। तो शिरा में आप याद रखिएगा फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, फुफ्फुस शिरा, यानी जिसमें कौन सा ब्लड बहता है, ऑक्सीजन वाला, यानी ये दोनों अपवाद है। वैसे धमनी में कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला बहता है, शिरा में कौन सा, CO2 वाला। लेकिन ऐसी कौन सी धमनी है जो नीली होती है यानी CO2 वाली होती है, फुफ्फुस धमनी। परिसंचरण तंत्र के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट अब जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के भाग जो अपन देखें, मुख्य भाग होता है अंडाशय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवेरी। और वो जो अंडाशय जो होते हैं वो किससे जुड़े हैं, इस गर्भाशय से जुड़े हुए हैं। जो बीच में ये भाग दिखाई दे रहा है जिसको यूट्रस कहा जाता है, जिसको गर्भ कहा जाता है, इसे कहते हैं गर्भाशय। नाशपाती के आकार का होता है। जो गर्भाशय होते हैं उसके दोनों तरफ से जो नलिकाएं आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या जिनको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। और फैलोपियन नलिका पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, शुक्राणु अंडाणु का मिलना जिसे निषेचन कहते हैं, उस घटना या वो घटना कहाँ संपन्न होती है, वो फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। फैलोपियन नलिका जो होती है अंदर की ओर, इसमें एक उत्तक है जो पिछले एग्जाम में, रीट के एग्जाम में अगर आप उठा के देखें तो पेपरों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि अंडवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी जो है, उनके अंदर किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। उनके अंदर पक्षमाभ स्तंभाकार
उपकला उत्तक, इस पर ध्यान दीजिएगा। पक्षमाप का मतलब सिलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, यानी लंबी लंबी कोशिकाओं वाले उत्तक होते हैं जिन पे धागे नुमा पक्षमाप पाए जाते हैं जो अंडाणु के मूवमेंट को फॉलो करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो याद रखना आप, अंडाशय जो होता है, अंडाशय मुख्य जनन अंग है और इससे जो हार्मोन निकलता है, वैसे अपन हार्मोन वाले चैप्टर में बात करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन पर बात करेंगे। चलिए, फेलोपियन नलिका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ निषेचन होता है। इसके अलावा फेलोपियन नलिका में कौन सा उत्तक पाया जाता है? पक्षमाप, स्तंभाकार, उपकला उत्तक रहते हैं। गर्भ धारण कहाँ होता है? वो गर्भाशय में होता है। गर्भाशय आगे की ओर जो सर्विक्स भाग है, ग्रीवानाल कहते हैं, और लास्ट जो अंतिम भाग जिसको योनि कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपन नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र के अंदर मुख्य जो अंग होता है उसे कहते हैं टेस्टिस यानी वृषण। और टेस्टिस जो वृषण होते हैं मानव में, नर के अंदर उदर गुहा से बाहर की ओर स्थित होते हैं टेम्परेचर के कारण, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो मानव के शरीर का तापमान होता है, उस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए ये उदर गुहा से बाहर की ओर स्थापित होकर वृषण कोश में आ जाते हैं। वहां वृषण कोश में ताप बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होता है। तो वृषण कोश में वृषण के उपस्थित होने का क्या कारण है? तापमान है। इसके अलावा अपन बात करें, ये जो संरचना है, मैंने अभी जस्ट कहा था शुक्र वाहक, जिसको वास डिफरेंस भी कहते हैं, वास डिफरेंस भी कहते हैं, इसमें भी अंडवाहिनी की तरह क्या पाई जाती है? पक्षमाप, स्तंभाकार, उपकला उत्तक, सिलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, ये जो ग्रंथियों की बात करें, ये शुक्राशय ग्रंथि है जिसको सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है। इसी के साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्मोन वाले पर। अब हार्मोन जो है, जैसे विटामिन इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के अंदर, हार्मोन भी इंपॉर्टेंट होता है। एक ना एक क्वेश्चन हार्मोन के ऊपर उठा लिया जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले अपन ग्रंथियों के बारे में। जो ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन पैदा करती हैं, सबसे पहले बात करते हैं पहले मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि है। अपन सबसे ऊपर वाली ग्रंथि की बात करें, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन बनाए जाते हैं, 2 हार्मोन बनाता है। एक तो है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन है, मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरा हार्मोन है वैसोप्रोसिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमस को बहुत काम होता है, वो हार्मोन बना तो देता है लेकिन स्त्रावित नहीं करता, बांटता नहीं है शरीर में। ये हार्मोन दोनों को बनाकर पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को दे देता है। समय आने पर वो स्त्रावित करने का काम करेगी। संश्लेषण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और स्त्रावण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है ताकि शिशु जो होता है वो बाहर की ओर निष्कासित हो सके। इसके अलावा दुग्ध स्त्रावन में प्रसव के बाद महिलाओं में दुग्ध स्त्रावन के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन है। फिर बात करें वैसोप्रेसिन क्या करता है? वो वृषण के अंदर नेफ्रॉन के ऊपर जाकर काम करता है ताकि मूत्र की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। अगर ये हार्मोन कम हो जाता है बच्चों में तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, शुगर की बीमारी जो है उसको डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? बच्चों में जो होता है बार बार यूरिन आता है, ज्यादा मात्रा में यूरिन आता है, उसको वैसोप्रोसिन की कमी के कारण होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है HGH, या जिसको सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं, मानव वृद्धि हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कौन करता है? जिससे हड्डियों का विकास होता है, वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्थापित की जाती है। पीयूष ग्रंथि के इस हार्मोन की कमी के कारण बोनापन की समस्याएं चलिए हो जाती हैं। अब अपन बात करें पीयूष ग्रंथि के बाद पीनियल ग्रंथि की बात करें। पीनियल ग्रंथि जो होती है
शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कोमा के आकार की होती है, इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि, इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। चलिए, ये लैंगिक जैविक घड़ी भी कहलाती है। जैविक लैंगिक घड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। चलिए, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन निकलता है, और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आयोडीन की मात्रा चाहिए। और थायरोक्सिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? गलगंड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉइटर। थायराइड के साथ साथ एक पैराथायराइड ग्रंथि भी होती है जो गले में होती है, वो शरीर में कैल्शियम को अवशोषण करने का काम करती है। पैराथायराइड कैल्शियम अवशोषित करती है, विटामिन डी को देती है। विटामिन डी क्या करता है? उसे हड्डियों पर जमा देता है। अब अपन पैराथायराइड के बारे में बाद में बात करते हैं। पेनक्रियाज, जिसको कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय यानी अग्निकुंड। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसके द्वारा हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का स्रावन होता है, और इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंपॉर्टेंट जो हार्मोन निकलता है वो है इंसुलिन। सबसे अच्छा और सिंपल प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह रोग, जिसको इंग्लिश में या वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। चलिए, अब अपन बात करते हैं अग्नाशय के बाद एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, और एड्रीनलिन हार्मोन कब निकलता है? जब आप रीट का पेपर देंगे, यानी डर के समय, स्ट्रेस के समय जो हार्मोन अपनी बॉडी से निकलता है, इसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। ट्रिपल एफ हार्मोन, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S स्ट्रेस, साल्ट, शुगर और सेक्स से रिलेटेड जो हार्मोन है वो कौन निकालती है? एड्रिनल ग्रंथि निकालती है। तो एड्रिनल ग्रंथि के बाद अपन बात करते हैं किसकी? टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस नाम से ही पता चल रहा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन टेस्टिस यानी वृषण करते हैं। नर के अंदर आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण किसके द्वारा होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये एक प्रकार का एंड्रोजन है। मानव में कौन से प्रकार का एंड्रोजन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अब टेस्टिस के बाद अपन बात करते हैं ओवेरीज की। अब ओवेरीज के अंदर मुख्य हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो आवाज को पतला करता है। स्त्रियों के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का निर्माण कौन करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का निर्माण कौन करती है? ओवेरी यानी अंडाशय करती है। दूसरा हार्मोन आपने सुना होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन पीत पिंड, येलो बॉडी या यूं कहें कार्पस ल्यूटियम नाम की संरचना करती है। कार्पस ल्यूटियम की नाम की संरचना करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही गर्भाशय की दीवारें मोटी होती है, गर्भ धारण के लिए तैयार होती है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को नाम से है प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है। ये हमने हार्मोन देखे एक नजर के अंदर। थाइमस ग्रंथि रहेगी एक, इस पर देखेंगे नोट। थाइमस ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट है? बचपन से लेकर युवावस्था तक ये बड़ी होती है, युवावस्था से वृद्धावस्था में आते थे वापस छोटी होती है। थाइमस ग्रंथि क्या काम करती है? थाइमस ग्रंथि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है। शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है? थाइमस। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक तंत्र रह गया हमारा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, अब तंत्रिका तंत्र में भी सबसे इंपॉर्टेंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, और दूसरा जो है वो है परिधीय पेरिफेरल यानी PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है जी। पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसके दो भाग होते हैं। एक तो हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क यानी ब्रेन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का CNS का पहला पार्ट, और दूसरा हो गया मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मस्तिष्क यानी ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से?
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये तीन हिस्से होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी जो आगे का हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं? सेरिब्रम, सेरिब्रम जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क, हिंदी में सेरिब्रम को कहते हैं प्रमस्तिष्क। इसके अलावा डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन और लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक तंत्र, ये तीन हिस्से किसमें आते हैं? अग्र मस्तिष्क में आते हैं। अब डाईएनसेफेलॉन जो होता है उसके अंदर फिर तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? चलिए, सबसे पहला भाग कौन सा हो गया डाईएनसेफेलॉन का? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। किस में आते हैं तीनों की तीनों? डाईएनसेफेलॉन में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है हाइपोथैलेमस किसका भाग होता है? अग्र का। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। मध्य यहां से हटा देते हैं। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख का, ताप का, प्यास का, नींद का केंद्र कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ये अग्र भाग की बात थी। सेरिब्रम जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। याददाश्त, बुद्धिमत्ता, वाणी, इच्छा शक्ति सारी की सारी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिर अपन बात करेंगे मध्य मस्तिष्क, सबसे छोटा भाग है। इसके जो भाग है उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके पश्च मस्तिष्क की। ज्यादा कंफ्यूजन कहां करता है? अग्र और पश्च वाले में करता है। वो सबसे पहला इसका जो भाग है वो है अनु मस्तिष्क। हिंदी में अनु का मतलब होता है पीछे की ओर, जो पीछे का मस्तिष्क है, लेकिन इंग्लिश का नाम इंपॉर्टेंट है सेरिबेलम। सेरिब्रम, सेरिब्रम आगे की ओर, सेरिबेलम पीछे की ओर होता है। और सेरिबेलम जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं के दौरान मांसपेशियों के बैलेंस बनाने का काम करता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अस्थायी रूप से प्रभावित होता है? सेरिबेलम। सीधी रेखा में गमन कौन करवाता है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। इसके अलावा मेडुला ऑब्लांगेटा, अनैच्छिक क्रिया, श्वसन जो है, हृदय है आदि जो क्रियाएं हैं, वैसे तो श्वसन का कंट्रोल कौन करता है? पोन्स करता है। इसके अलावा मेडुला के अंदर भी श्वसन से संबंधित केंद्र होते हैं। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उल्टी, छींक, खांसी सबका कंट्रोल किससे होता है? मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और सेरिब्रम किसका नियंत्रण करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं के समय बैलेंस बनाने का काम करता है। ये अपन ने बात की शॉर्ट के अंदर मस्तिष्क के बारे में। अगर मस्तिष्क के भाग सेरिब्रम, डाईएनसेफेलॉन, लिम्बिक सिस्टम। डाईएनसेफेलॉन के भाग मैंने बताया हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस। तो डाईएनसेफेलॉन का जो हाइपोथैलेमस है या यूं कहें अग्र मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? भूख, ताप, प्यास और नींद का केंद्र होता है। पश्च मस्तिष्क में मैंने तीन भाग अनुमस्तिष्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स की बात की। चलिए अब अपन बात करते हैं मेरुरज्जु के बारे में। सीएनएस का दूसरा जो भाग है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वैसे तो ब्रेन के द्वारा भी कंट्रोल होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य जो केंद्र होता है मेरुरज्जु होती है। जैसे गर्म वस्तु के टच होते ही हाथ को पीछे लेना, पैर में कांटा चुभने पर पैर को ऊपर की ओर उठा लेना, तो इन क्रियाओं के केंद्र कहाँ होते हैं? मेरुरज्जु में होते हैं। और मेरुरज्जु शरीर में कहाँ होता है? किशेरुकदंड जो रीढ़ की हड्डी है, वो खोखली है, उसके बीच में लटका रहता है मेरुदंड। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं बाद में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद जो भाग था परिधीय था, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये पूरे शरीर को केंद्रीय तंत्रिका यानी ब्रेन से और मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये दो प्रकार का होता है, यानी संवेदी, ये इंपॉर्टेंट है जी, संवेदी यानी सेंसरी और चालक यानी मोटर। संवेदी यानी सेंसरी, इसमें क्या होता है? सूचनाओं को अंगों से कहां ले जाया जाता है? ब्रेन यानी या ब्रेन यानी मस्तिष्क तक ले जाया जाता है या मेरुरज्जु तक ले जाता है। यानी अंगों से सूचना को कहां ले जाने वाली, या इसके ऊपर यह भी प्रश्न आता है संवेदी तंत्रिका किसकी कहती हैं? जो अंगों से सूचनाएं कहां ले जाती हैं? ब्रेन की ओर ले जाती हैं। बात करें किसकी? चालक कैसी होती है? जो अपनी सूचनाओं को कहां से? मस्तिष्क से पेशियों तक ले जाएं। अब पेशियां होती हैं दो प्रकार की, यानी ये सूचनाओं को कहां तक ले जाती हैं? ब्रेन से
पेशी, मांसपेशियां। अब पेशी होती हैं दो प्रकार की, एक तो ऐच्छिक पेशी होती हैं जो कंकाल पेशियां होती हैं, कंकाल पेशियां वहां तक ले जाती है, और दूसरी होती है अनैच्छिक पेशियां, जैसे अंदर के अंगों की जो पेशियां हैं, या अपन बात करें हृदय की पेशियां हैं, अब उसको कहते हैं अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब बस इतना ध्यान रखिए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में संवेदी तंत्रिका क्या करती है, अंगों से सूचना को कहां लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। चालक कौन होती है, जो ब्रेन से सूचनाओं को वापस अंगों तक लाती है, या यूं कहें पेशी तक जो लेके जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक का ही एक भाग कौन है, स्वायत्त है, यानी जो अनैच्छिक अंगों तक जाती है वो सूचना, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जाती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। चलिए, ये हमने बात की किसके बारे में, शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में। अब अपन बात करते हैं पादप एवं जंतुओं में संगठन स्तर के बारे में। पादप और जंतुओं में किस प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संगठन स्तर का मतलब किस चीज से बने हैं, वो कोशिका से बने हैं। अब किसी जीव में एक ही कोशिका होती है, किसी जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं लेकिन मिलकर काम नहीं करती, उनका शरीर कोशिकीय स्तर का होता है। किस में आपस में मिलकर काम करती हैं, यो उत्तक बनाती हैं, उनका शरीर उत्तक स्तर का होता है। तो तीन अपन को याद रखने हैं। जिस जीव के अंदर, जैसे मैं बात करूं किसकी, अमीबा की, अब अमीबा में एक ही कोशिका है। अब अमीबा के शरीर के अंदर जब जाएंगे तो कोई कोशिका दिखाई नहीं देगी क्योंकि कोशिका के अंदर आ गए, यही जीव इसका शरीर थी। तो अमीबा का शरीर किस स्तर का होता है, अमीबा में किस स्तर का संगठन स्तर होता है, हम बात कर रहे हैं संगठन स्तर की, तो जीव द्रव्य स्तर का संगठन किस में पाया जाता है, अमीबा कौन सा जीव है, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों के अंदर शरीर का संगठन स्तर कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक यानी जीव द्रव्य स्तर का होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्पंज यानी पॉरीफेरा जंतुओं की। पॉरीफेरा जिनमें क्या आती हैं, स्पंज आती हैं। उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, लेकिन कोशिकाएं आपस में मिलकर एक साथ कार्य विभाजन नहीं करती, मिलकर काम नहीं बांटती। उनका शरीर जो होता है वो क्या होता है, उनमें संगठन स्तर किस तरह का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। यानी कोशिकीय स्तर का संगठन किस में देखा जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन पॉरीफेरा जगत के अंदर, या पॉरीफेरा के जंतु हैं या स्पंज के अंदर देखा जाता है। यही संगठन स्तर है। सब नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, अगर हमें वो आती हैं तो पेपर इजी, अगर वो हमें नहीं आती तो पेपर हमारे लिए हार्ड हो जाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं उत्तक। जब कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तक स्तर का संगठन कहते हैं। और ये संगठन आपको देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा संघ में। सिलेंट्रेटा को हम इंग्लिश में या दूसरे शब्दों में निडेरिया भी कहते हैं, और इसके जीव का उदाहरण है हाइड्रा। मैंने आपको तीन स्तर बताए, जीव द्रव्य स्तर, कोशिकीय स्तर और उत्तक स्तर। मैं तीनों के वापस नाम लिख देता हूं आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, तीनों गौर कीजिएगा। सबसे पहला जीव द्रव्य स्तर, जीव द्रव्य स्तर। दूसरा कोशिकीय स्तर, और तीसरा उत्तकीय स्तर। जो जीव द्रव्य स्तर है, प्रोटोप्लाज्मिक जो लेयर है, स्तर है, वो किसमें देखने को मिलता है, एक कोशिकीय। जैसे एक कोशिकीय में कौन आ गया, यूनिसेलुलर में कौन आ गया, अमीबा आ गया। एक कोशिकीय स्तर में कौन आ गया, अमीबा। कोशिकीय स्तर के अंदर कौन आ गया, प्रोटोजोआ के जीव, यानी प्रोटोजोआ नहीं, पोरीफेरा के जीव, यानी स्पंज आ गए। फिर अपन बात करें उत्तक स्तर में कौन आ गया, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। अब इसके बाद उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस की बात करें, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, आगे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो संगठन स्तर में हमें इतना ही ध्यान रखना है, किसके अंदर, जंतुओं के अंदर।
उत्तक पर उत्तक कितने प्रकार होते हैं? उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला, संयोजी, पेशी यानी मसल्स, नर्वस यानी तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक के बारे में मैंने बता दिया। और याद रखना, तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है, मस्तिष्क की जो इकाई है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन किस में होते हैं? ब्रेन में होते हैं, या तंत्रिका उत्तक में होते हैं, या तंत्रिका तंत्र में होते हैं। नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? वृक्क यानी उत्सर्जन तंत्र के अंदर पाए जाते हैं। पेशी यानी मसल्स जिसकी अपन बात करते हैं, मांसपेशियां। संयोजी उत्तक जो 2 उत्तकों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब आप इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? रक्त भी संयोजी उत्तक है लेकिन तरल अवस्था में है। अस्थियां भी क्या हैं? संयोजी उत्तक हैं। और उपास्थियां भी क्या हैं? पेशी उत्तक हैं। हमारी श्वास नली के ऊपर हाइलन कार्टिलेज की जो पेशियां उपास्थियां पाई जाती हैं, वो भी किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तक का है। उपकला उत्तक क्या होता है? जो सभी उत्तक को ढक के रखता है, कवर करके रखता है, उसको अपन क्या कह देते हैं? उपकला उत्तक कह देते हैं। पेशी उत्तक की बात करें तो पेशी उत्तक शरीर में 3 प्रकार का होता है। कंकाल और हृदय उत्तक, आंतरिक अंगों का उत्तक। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सजीवों में विविधता। सजीवों में किस प्रकार की विविधता देखी जाती है? किस तरह के जीव दुनिया में पाए जाते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? पंच जगत अवधारणा की। पंच जगत अवधारणा यानी पूरी दुनिया के जीवों को एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है वही टेकर। वही टेकर ने क्या किया? पूरी दुनिया के जीवों को 5 जगत में बांट दिया। ये नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोनेरा सबसे पहला है, मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह सब आते हैं। मोनेरा में कौन आता है? जीवाणु। मोनेरा में कौन आता है? जीवाणु। और जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, सब के सब किसमें आते हैं? मोनेरा में आते हैं। और इस जीवों के जो शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आदिम प्रकार की कोशिका है जिनमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो मोनेरा में कौन से जीव आगे? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। सिंपल सा प्रश्न। मोनेरा में कौन से जीव आते हैं? जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं और नील हरित शैवाल आते हैं। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं। फिर अपन मोनेरा के बाद बात करें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है उसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आते हैं, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? जैसे अपन बात करें अमीबा, युग्लिना। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा के बाद अपन बात करें कौन से जगत की? फंजाई यानी कवक। फंजाई यानी कवक। और कवक में सबसे इंपॉर्टेंट है मशरूम, एगेरिकस। मशरूम कौन से जगत में आती है? कवक में आती है। और मशरूम की खास बात यह है, ये सड़े गले अवशेषों पर उगती है, ये मर्तोपजीवी है, या यूं कहें ये क्या है? सेप्रोफाइट है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं पादप जगत की, जिसमें दुनिया के सारे पादप डाल दिए गए। फिर अपन बात करेंगे जंतु जगत की। जगत हो गए 5, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक डाले गए जिनके अंदर जीवाणु आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है और माइकोप्लाज्मा आता है। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आते हैं जिनके अंदर मैंने एग्जांपल बताया आपको, अमीबा बताया, पैरामीशियम है और युग्लिना है। फंजाई में कौन आते हैं? फंजाई के अंदर आते हैं सारे के सारे कवक आते हैं। तो यीस्ट इंपॉर्टेंट है। यीस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक किससे बनी थी? यीस्ट से बनी थी, सॉरी कवक से बनी थी, जिसका नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कवक से बनी थी, जो दुनिया की पहली प्रतिजैविक थी। आइए अब अपन बात करते हैं प्लांट्स की। पादप जगत, दुनिया में जितने भी पादप हैं उनको 5 बड़े बड़े भागों में बांट दिया गया है। देखिए सबसे पहला आता है शैवाल। शैवाल यानी एल्गी। सबसे ज्यादा जो उत्पादक हैं
प्रकाश संश्लेषण जो उत्पादन करते हैं वो शैवाल होते हैं, समुद्र में मेनली पाए जाते हैं। और पादपों के सबसे पहले पूर्वज किसको कहा जाता है? हरी शैवालों को कहा जाता है। शैवालों से हमें क्या प्राप्त होता है? अगार। अगार हमें प्राप्त होती है जो आइसक्रीम और जेली बनाने के काम आती है। फिर उसके बाद अपन बात करें शैवालों के अंदर क्लोरेला नाम की शैवाल का नाम सुना होगा, अंतरिक्ष यात्रियों के काम आती है। अंतरिक्ष एल्गी भी कहा जाता है, स्पेस एल्गी भी कहा जाता है। स्पाइरुलिना नील हरित शैवाल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। उसके बाद में जो क्लोरेला है वो आती है जिसमें प्रोटीन 2 नंबर पर होता है। अब उसके बाद बात करें हम दूसरे शैवाल के बाद ब्रायोफाइटा। अब जो ब्रायोफाइटा होते हैं पानी से धरती पर आने वाले पहले पौधे थे जिनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। पादप जगत के एम्फीबियन किनको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। फिर उसके बाद अपन बात करें टेरिडोफाइटा, टेरिडोफर्न जिनको कहा जाता है, टेरिडोफाइटा, इनको पादप जगत का सरीसर्प भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शाखाएं होती हैं सांप की तरह ओपन होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सरीसर्प, टेरिडोफाइटा कहा जाता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है इक्विसिटम। फिर उसके बाद अपन बात करें जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी। और इसके 3 एग्जांपल फेमस हैं, साइकस, पाइनस और एफिड्रा। साइकस, पाइनस और एफिड्रा। एफिड्रा राजस्थान में पाया जाने वाला नेचुरल जिम्नोस्पर्म है। साइकस, पाइनस और एफिड्रा। एफिड्रा से एफिड्रिन दवा प्राप्त होती है जो अस्थमा के इलाज में काम आती है। फिर अपन बात करेंगे आवर्त बीजी। आवर्त बीजी के अंदर पुष्पी पादप पाए जाते हैं जो पुष्प बनाते हैं, जो बीज का निर्माण करते हैं, जो फल का निर्माण करते हैं। अनावर्त बीजी जो होते हैं वो पुष्प का निर्माण नहीं करते, हाँ लेकिन बीज जरूर बनाते हैं। ये तीनों की तीनों बाकी शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट न फूल बनाते हैं, न फल बनाते हैं, न बीज बनाते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में बांटा गया है। कशेरुकी, अकशेरुकी, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स जो आप देख रहे हो, नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर नोटोकोड या यूं कहें नोटोकोड का ही रूपांतरित रूप है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको कहा जाता है, कशेरुक दंड जिसको कहा जाता है, या कह सकते हैं हम वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम इनमें नहीं मिलती, इन जीवों के अंदर पाई जाती है, इन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। कॉर्डेट्स जो है वो फिर 5 बड़े बड़े वर्गों में बांटे गए हैं जिसमें पीसीज की बात करेंगे अपन, जिसके अंदर एम्फीबियन की बात करेंगे, रेप्टाइल की बात करेंगे, एवीज की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे। चलिए इनमें बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? इनवर्टिब्रेट यानी नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहले है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पंज ही स्पंज पाए जाते हैं। और स्पंज की खास बात, पॉरीफेरा की खास बात क्या होती है? इनके अंदर कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। स्पंज के बाद अपन बात करते हैं किसकी? सिलेंट्रेटा की, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है, जिसमें हाइड्रा इसका कॉमन है। चलिए बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस की। प्लेटीहेल्मिंथेस जो चपटे कर्मी होते हैं, चपटे कर्मियों के अंदर कौन कौन आता है? इसमें टीनिया सोलिम आता है, फेशिला हेपेटिका आता है। ये सारे के सारे इसके जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं। एस्के हेल्मिंथेस जो कर्मी होते हैं, हमने बात की थी एस्के हेल्मिंथेस के अंदर कि जो नारू रोग होता है, जो हाथी पांव रोग होता है, जो एस्केरिसिस बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो एस्के हेल्मिंथेस के द्वारा पड़ते हैं। फिर उसके बाद करते हैं हम किसकी बात? एनेलिडा की। एनेलिडा में सबसे इंपॉर्टेंट जीव आता है केचुआ। केचुआ कौन से संघ में आता है? किसान का जो मित्र कहा जाता है वो एनेलिडा संघ के अंदर आता है। इसके अलावा केचुआ के अलावा लीच जिसको अपन जोंक कहते हैं वो भी कौन से संघ में आती है? एनेलिडा संघ में आती हैं। एनेलिडा के बाद में बात करते हैं अपन मोलस्का की। इनके कंकाल जो होता है, शरीर का कंकाल बाहर की ओर होता है जिसे बाह्य कंकाल भी कहते हैं। इसके अंदर आता है सेब, घोंगा, सिप्पी और ऑक्टोपस। ये तीनों किस में आते हैं? मोलस्का के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा जगत कौन सा है? सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। कीट किस में आते हैं? कीड़े मकोड़े सबके सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद अपन बात करते हैं हेमिकोडेटा की, जो लगता है कोडेटा जैसा लेकिन वास्तव में होता नहीं है। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा का मतलब है जिसके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं। तारा मछली जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश किस में आती है? एकाइनोडर्मेटा में आती है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? वर्टिब्रेट्स के बारे में। इनमें 5 कैटेगरी बांटी गई हैं। पिसीज यानी मछलियां, पिसीज जिनके अंदर हृदय 2 केंद्र किया होता है और जो पानी में पाई जाती हैं 2 प्रकार की होती हैं, हड्डियों वाली, अस्थियों वाली ऑस्ट्री और उपास्थियों वाली कॉन्ड्री। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए। पिसीज जो है वो एक सुपर वर्ग है। पिसीज के बाद अपन बात करें एम्फीबिया की। एम्फीबिया
एम्फीबियन में कौन आते हैं, फ्रॉग, मेंढक वगैरह आते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। रेप्टाइल्स जो अपन बात करें, मगरमच्छ जिसमें आता है, छिपकली जिसमें आती है, सांप जिसमें आते हैं जो रेंग कर चलते हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। एवीज जिसमें पक्षी आता है, पक्षियों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, पक्षियों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं जिनमें मानव आता है, कुछ ऐसे मैमल्स जरूर है जो मैमल लगते नहीं है लेकिन रियल में मैमल होते हैं। जब बात करते हैं अपन किसकी, चमगादड़ की, उड़ने वाला स्तनधारी कौन है, चमगादड़ है। पानी में पाए जाने वाले ब्लू व्हेल भी क्या है, स्तनधारी है। डॉल्फिन मछली भी क्या है, स्तनधारी है। ये अपन ने बात की किसके बारे में, जीवों के अंदर पाए जाने वाली विविधता के बारे में। और इसी के साथ ही अपने बायोलॉजी के जितने भी साइंस के रिलेटेड टॉपिक थे वो सब के सब कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा रहे और इसी रिवीजन के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा में जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।